हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आदिकाल का पार्ट 4 देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आदिकाल पार्ट 4, रासो साहित्य। रासो साहित्य। जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीर गाथा परक थे। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राज्याश्रित होते थे। उनका उद्देश्य आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना था। रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का तो उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। रासों की व्युत्पत्ति। आइए देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने रासों की उत्पत्ति को अलग अलग माना है। इसको आइए देखते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। गारसा द तासी, फ्रांसीसी लेखक गारसा द तासी, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूट शब्द से मांगना है। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से या रहस्य से माना है। रसिक, रासो। पंडित हर प्रसाद शास्त्री, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश शब्द से माना है। पंडित चंद्रबली पांडे, रासो शब्द की उत्पत्ति नाट्य रासक से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन या रसायन शब्द से माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है। दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रासो शब्द की उत्पत्ति रस शब्द से माना है। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रासक शब्द ही सर्वमान्य है। रासो साहित्य के प्रमुख कवि एवं कृतियाँ। आइए रासो साहित्य की प्रमुख कृतियों को और उनके कवि को देखते हैं। बिसलदेव रासो। यह 4 खंडों में विभाजित थी। बिसलदेव रासो। इसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह एवं पुनः मिलन का कथा का वर्णन है। राजमती के बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन के दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। आइए अब इस काव्य को देखते हैं। बिसलदेव रासो। इस ग्रंथ के रचयिता नरपति नाल्य थे। इसका रचना काल 1515 ईस्वी था। इस ग्रंथ का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने 125 छंदों में किया है। यह मूलतः गेय काव्य है। इसमें विरह गीत श्रृंगार रस प्रधान है। हिंदी साहित्य का प्रमुख 12 मासा वर्णन यहीं से प्राप्त होता है। इसको याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन किस रासो साहित्य से प्राप्त होता है, तो बिसलदेव रासो साहित्य से प्राप्त होता है। इसमें मेघदूत व संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। हमीर रासो। इस ग्रंथ के रचयिता सारंगधर थे। इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा की गई है। खुमार रासो। खुमार रासो की रचना ये दलपति विजय की है। इसे आचार्य शुक्ल ने 9वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि 9वीं शताब्दी सती के चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का वर्णन है, लेकिन कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी मानते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता दलपति विजय थे। इसकी प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। परमाल रासो। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजा के 2 क्षत्रिय आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इसे परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहते हैं। आइए परमाल रासो को देखते हैं। परमाल रासो। इस ग्रंथ के रचयिता जगनिकी थे। जगनिकी महोबा के राजा परमादिदेव के आश्रित थे। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड नाम से इसे प्रकाशित कराया था। इसको याद रखेंगे। सर्वप्रथम इसको चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित कर इसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया था।
पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का विशद वर्णन है। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद बरदाई ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। चंद बरदाई पृथ्वीराज के मित्र एवं दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की अधूरी कृति थी, जिसे उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृप काज। रासों में चंद ने 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसी आधार पर डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद को छंदों का राजा कहा है। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्त काव्य माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की गई है। सब मिला के पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके बृहद संस्करण में 69 सर्ग हैं। कितने हैं? 69। इसको याद रखेंगे। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इसको एक चार्ट से समझते हैं, तब अच्छे से याद रहेगा और इसको याद भी रखेंगे क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए, प्रामाणिक श्याम सुंदर दास पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु भी प्रामाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित प्रामाणिक मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया तथा कर्नल टाई ये सभी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक, इसको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं। मुंशी देवीदत्त ये भी अप्रामाणिक मानते हैं। कविराज श्यामल दास ये भी अप्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर और हीराचंद्र ओझा ये भी अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर बुलर ये सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनिजिन विजय और सुनीत कुमार चटर्जी ये सभी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। अब अगला पार्ट आदिकाल का 5वां पार्ट देखेंगे। उसमें हम लोग अमीर खुसरो, विद्यापति आदि को देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है।